हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे हम 2 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है। दूसरा है मध्य प्रदेश में अजंता की समान गुफाएं कौन सी हैं। ये 2 प्रश्न के जो जवाब हैं वो दिनेश नंदनवार ने दिए हैं। मांडू पहले का आंसर है, मांडू प्राचीन गुफा वाले पर्यटक का स्थान नहीं है। इसके अलावा बाघ गुफाएं हैं, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार में है। गुफा बागनी नहीं है, एक्चुअल में बाघ नदी है, ठीक है। कई बार इसको बाघनी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके किनारे स्थित है। इन गुफाओं को 1818 में डेंजर फील्ड ने खोजा था। यह स्थित सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरी की गुफाओं की बात करें तो गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा में है। इन गुफाओं का निर्माण 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। ये जो गुफाएं हैं वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। या गुफा बेतवा और वेश नदियों के बीच में स्थित है। एक और चीज, मध्य प्रदेश की गुफाओं से संबंधित एक बहुत शानदार वीडियो मैंने बनाया था मैप के माध्यम से। अगर आप वो देखना चाहें तो आप सर्च करें यूट्यूब पर मध्य प्रदेश की गुफाएं NS एजुकेशन, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा है आपकी भरथरी की गुफाएं। दूसरे का जो आंसर है बाघ की गुफाएं हैं, ठीक है। भरथरी गुफाओं की बात करें तो गुफा उज्जैन में स्थित है। प्राचीन काल में राजा भरथरी ने यहाँ तपस्या की थी। राजा भरथरी जो थे राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, ठीक है, और उज्जैन के राजा थे। सिंहासन बाद में त्याग दिया था, जिसके बाद राजा विक्रमादित्य यहाँ के राजा बने थे। यह स्थान क्षिप्रा नदी के तट पर है। राजा भरथरी राजा विक्रमादित्य के सबसे बड़े भाई थे। एक है जोगीमारा गुफा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर से अंबिकापुर में जो आपका रामगढ़ है वहां पर है। इसका निर्माण 300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने करवाया था। इसके सम्मुख सीता बेंगरा गुफा है जो एक नाट्यशाला है। यह एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। यहाँ पर एक लक्ष्मण झूला भी स्थित है। ये पूरी हो जाएगी गाइस। अगर आप हमारा प्रीमियम कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारा करंट आउटलुक ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मात्र 35 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये चलता है। अगर आप लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। सितंबर पे काम कर रहा हूँ मैं, जल्दी आपको सितंबर माह अक्टूबर माह की जो है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की 2500 MCQ, जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे व्यापम में ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा मंथली अगर आप लेना चाहें तो मंथली हमारा अवेलेबल है। एडिशंस, सारे एडिशन अवेलेबल हैं अगस्त तक के। इसके अलावा 6th मंथ एडिशन लेना चाहें तो जनवरी से जून तक का एडिशन अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ नोट्स हैं, साइंस की भी नोट्स हैं। अगर ये लेना चाहें तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए आपका प्रश्न है, शाहजहां के बड़े लड़के दारा ने अपने भाई औरंगजेब के साथ लड़ाई में पराजित हो निम्नलिखित में से किस किले में आश्रय लिया था। ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना। आजकल कमेंट्स बहुत कम आने लगे हैं। अगर कमेंट्स नहीं आएंगे तो मैं ये क्वेश्चंस पूछना यहाँ पे बंद कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च करें, पढ़ें और कमेंट करें। बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है, ये प्रश्न भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से आपको दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में नवंबर 19 2020 को चैत्यगिरी बिहार वार्षिकोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो चैत्यगिरी बिहार वार्षिकोत्सव जो है वो करा गया था आयोजित मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में। और सांची से ही आपके जो विधायक हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और बौद्ध अनुयायियों के तीर्थ स्थल सांची में 29 नवंबर 2020 को आयोजित चैत्यगिरी बिहार वार्षिकोत्सव में ये सम्मिलित हुए हैं। इन्होंने भगवान बुद्ध के जो शिष्य हैं सारिपुत्र और महामोदग्लायन, इनके जो पवित्र अस्थि कलश हैं उनका पूजन किया है, ठीक है। तो ये हर वर्ष इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। और चलिए यहाँ पे आज नाम आ गया है सांची का, तो अपन सांची का पूरा पोस्टमार्टम आज करते हैं। देखिए सांची जो है पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस जिले में आता है। जनरली लोगों को कन्फ्यूजन होता है, विदिशा के पास में स्थित है, तो विदिशा के पास में स्थित है तो लोग ये समझ लेते हैं कि ये सांची आपका विदिशा जिले में, जबकि ये रायसेन जिले में। जैसे आपका भीमबेटका की गुफाएं हो गई, ये भी आपका रायसेन जिले में है। आपको मंडीदीप है, मंडीदीप को जनरली लोग भोपाल में समझ लेते हैं, और मंडीदीप एक बार MPPSC में भी पूछा गया है, ठीक है, कि मंडीदीप कहाँ स्थित है। ज़्यादातर लोग भोपाल इसका आंसर लगा के आए थे, ठीक है। और सांची में
एक मतलब किस धर्म से संबंधित है सांची, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये तो बड़ा आसान है, सबको पता रहता है। अब यहाँ पर जो स्तूप हैं, ठीक है, वो स्तूप किसने बनवाए थे? तो जो सम्राट अशोक था, मौर्य वंश का सम्राट अशोक जो था, उसने यहाँ पर सांची के स्तूप बनवाए थे। ठीक है, यहाँ पर सांची की पहाड़ी जो है उसके ऊपर स्तूप बनाया गया है, एक विहार वहां पर बनाया गया है, और एक एकाश्म स्तंभ भी वहां पर बनाया गया है, एकाश्म स्तंभ। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं सांची की, सांची के जो प्राचीन नाम हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है काकनाद बोट। काकनाद बोट जो है वो सांची को कहा जाता था, ये प्राचीन नाम इसका। ऐसे ही आपका इसका बेदिसगिरी, चेतियागिरी, काकनाथ, काकणाएं, ऐसे नाम भी इसको दिए गए। ठीक है, इसके अलावा फिर हम आते हैं थोड़ा सा स्तूप पे। यहाँ के जो स्तूप बने हैं उसका जो सॉरी उसका जो शैली है उसको भरहुत शैली कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, स्तूप जो है वो भरहुत शैली में यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, प्रमुख रूप से 3 यहाँ पर स्तूप हैं। इनमें जो सबसे बड़ा स्तूप है वो करीब 36.5 मीटर डायमीटर है उसका, और करीब करीब 16.5 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो 3 प्रमुख स्तूप जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, और महात्मा बुद्ध के जो 2 प्रमुख शिष्य थे, सारिपुत्र और महामोदग्लायन, इन दोनों के जो अस्थि कलश हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, इनके अस्थियों के अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, एक और चीज, ये सांची स्तूपा जो हैं इनकी खोज कब की गई थी? तो देखिए मैं बताऊं, इसकी जो खोज की शुरुआत है वो करीब 1822 में करी गई थी। ठीक है, 1822 से 1919 के बीच में, 1822 से 1919 के बीच में सभी जितने छोटे छोटे बड़े बड़े स्तूप हैं उनकी खोज करी गई थी। और प्रमुख जो पुरातत्वविद हैं जैसे जनरल जॉनसन, जनरल कनिंघम, कैप्टन मैसी, मेजर कॉल, सर जॉन मार्शल, ये सारे जो 5 प्रमुख रूप से, ये 5 ही हैं, वैसे तो बहुत सारी टीम होती है, ये प्रमुख 5 हैं जिन्होंने इन सारे स्तूप की खोज जो है 1822 से लेकर 1919 के मध्य करी थी। बौद्ध स्मारकों का उत्खनन और संरक्षण का कार्य जो है वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। 2017 में सॉरी 2017 में जब 200 रुपये का नोट आया था, नई जो नोटबंदी के बाद जो नोट आए थे, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें 200 रुपये का जो नोट है उस पर आपका सांची का स्तूप बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सांची का स्तूप बनाया गया है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी जो है आपकी सांची से संबंधित हो जाएगी। अच्छा, ऐसे ही कुछ स्तूप जो हैं वो आपके कुछ उज्जैन में भी मिले हैं, कुछ आपके छोटे मोटे स्तूप विदिशा में भी मिले हैं। जो सतना में भरहुत का स्तूप है वो भी इसी प्रकार का मतलब स्तूप है। और एक और चीज याद रखिए, पुष्यमित्र शुंग जो था, ठीक है, उसने भी यहाँ पर कुछ जो इसकी जो बाउंड्री है सांची स्तूपा की वो बनवाई थी। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। वैसे तो ये ब्राह्मण वादी माना जाता था कि मतलब ब्राह्मणवादी शासक था। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने वहां पे कुछ इस तरीके का निर्माण जो है वो करवाया था। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ हुआ, इससे संबंधित असत्य कथन चुने। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय, जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ की एक संयुक्त पहल है। ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसका शुभारंभ किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नवंबर 29, 2020 को आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ हुआ है, तो ये गलत है। और उपरोक्त सभी तो ये यहाँ पर आएगा नहीं। इसका जो शुभारंभ है वो 1 दिसंबर 2020 को करा गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखिए, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है, इन्होंने 1 दिसंबर 2020 को आदि महोत्सव मध्य प्रदेश, ठीक है, आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ किया है। और ये 1 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 10 दिवस तक ये चलेगा, मतलब 10 दिवसीय पूरा कार्यक्रम होगा। पूरा कार्यक्रम जो है वो आपका वर्चुअली होगा। ठीक है, और इसकी जो मेजबानी है वो वेबसाइट www.tribesindia.com पर
की जा रही है। इसका मुख्य फोकस है मध्य प्रदेश के जनजातीय शिल्प और संस्कृति पर, यानी इन सब चीज़ों को इसमें प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, या इससे संबंधित जो प्रदर्शनी है वो लगाई जाएंगी, ठीक है, इस तरीके की चीजें करी जाएंगी। मध्य प्रदेश शासन की जनजातीय विकास विभाग की जो मंत्री हैं मीना सिंह, और ट्राइफेड जो है इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र मीणा इसका ऑनलाइन शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। एक आदि महोत्सव की बात करें तो एक राष्ट्रीय जनजातीय त्यौहार है, और इसका जो आयोजन है वो भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय और जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाता है। यह त्यौहार मध्य प्रदेश राज्य की जो पारंपरिक कला है, ठीक है, हस्तशिल्प है और सांस्कृतिक विरासत है, उसको दर्शाता है, ठीक है। तो आदि महोत्सव इस प्रकार के जो आयोजन हैं वो क्यों किए जाते हैं, इसलिए करे जाते हैं क्योंकि जो जनजाति से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिल सके, ठीक है, उनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लॉन्च किया जा सके, ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कब किया गया। तो मध्य प्रदेश में एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन 1 दिसंबर को करा गया है, एक वेबिनार के माध्यम से करा गया है, और इसका उद्देश्य था तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा रोजगार कौशल और उद्यमिता में सुधार लाने के लिए आईटी क्षेत्र तथा विभिन्न उद्योगों के हितधारकों से परस्पर बातचीत करने के लिए, ठीक है। और ये एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव जो है ये 1 दिसंबर को वेबिनार के माध्यम से इसका आयोजन जो है वो किया गया है। इस वर्चुअल इंडस्ट्रियल अकेडमिया मीट का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया था, और इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, CII, यंग इंडियंस और नेस्कॉम के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने CM हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन को पुनः प्रभावी ढंग से शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार है जिसने CM हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन को पुनः प्रभावी ढंग से शुरू करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा भी हाल ही में करी है, और उन्होंने कहा है इससे जनता को सरकार की और करीब लाया जाएगा। CM हेल्पलाइन से बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन निकलते हैं, या समाधान ऑनलाइन जो योजना है इसके द्वारा भी मतलब किसी प्रकार की आपको समस्या है आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आपको उस चीज़ का किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित आपकी कंप्लेंट है, आपका सॉल्यूशन उससे निकाला जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि के साथ जोड़कर बनाई गई मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि 5 लाख किसानों के बैंक के खातों में डाली जाएगी। ये 3 दिसंबर यानी कि कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव का आयोजन कब से कब तक होगा। तो हनुवंतिया टापू पर 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जल महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इंदिरा सागर बांध पर स्थित जो हनुवंतिया टापू है, ठीक है, यहाँ ऐसे 27 टापू हैं लगभग हनुवंतिया, सैलाना, जिनमें से 2 प्रमुख बड़े टापू हैं। इसके अलावा धारी कोटला, बोरिया माल, गुंजारी टापू, नर्मदा वैली समेत ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े 27 टोटल टापू है, जिनमें मध्य प्रदेश का गोवा किसको कहा जाता है, हनुवंतिया टापू को कहा जाता है। तो 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक के आपका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जल महोत्सव जिसको कहा जाता है। ये जल महोत्सव का 5वां संस्करण होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये जल महोत्सव का 5वां संस्करण होगा। 4था संस्करण जो है ये लास्ट ईयर कमलनाथ के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। 12 फरवरी से 21 फरवरी 2016 को जल महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया था। जब मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहला जो जल महोत्सव है वो कब आयोजित करा था, 12 से 21 फरवरी 2016। यह आप ध्यान रखें, 2016 में जल महोत्सव का पहली बार आयोजन किया गया था। तो ये थी आपकी सारी इससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी, स्टैटिक जीके, करंट जीके, पूरा आपका यहाँ से कवर हो जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।